हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से जो था काल को बेहतरीन तरीके से सीखा था। काल के बाद हम लोगों ने वाच्य को एक बेहतर तरीके से सीखा था। तो ये हमारा जो है मित्र कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आज का क्या है? अभिकारी शब्द। आज हम अव्यय के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे मित्र। अव्यय कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। आज हम पूरा खाका बनाएंगे, एक दृष्टि आपको दिखाएंगे कि आपको अव्यय में कितना कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का मित्र। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है कि अभिकारी शब्दों के बारे में। तो क्लियर रहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है मित्र, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से जाकर आप देखिएगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जो है क्लास पसंद आती है मित्र तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले तो जैसे हम लोगों ने क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने व्याकरण में मैक्सिमम चीजें कवर कर लिया। जैसे कि हम बोले पहला टॉपिक क्या था? वर्णमाला हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। वर्णमाला के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्त? संधि पढ़ा। संधि पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्त? इसके बाद आए समास के पास। समास को अच्छे तरीके से पढ़ा हम लोगों ने। समास हो गया। इसके बाद हम लोग किधर बढ़े? शब्द विचार की ओर पढ़े। शब्द विचार। अगर यही मित्र एक पॉइंट लिख लीजिए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं व्याकरण में? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। 3 अंग में कौन कौन है? पहला मित्र शब्द विचार हो गया। पहला लिख लीजिए वर्ण विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार दूसरा हो गया। ठीक है दोस्त, वर्ण विचार, शब्द विचार हो गया। तो इन्हें देख रहे हैं हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग कहाँ बढ़े? शब्द विचार में हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द विचार के आगे क्या बढ़े? शब्द विचार में हम लोगों ने विकारी शब्द जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। जैसे संज्ञा, संज्ञा को पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? सर्वनाम को पढ़ा। दिमाग में इसी तरीके से चलना चाहिए। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? विशेषण पढ़ा। विशेषण के बाद क्या पढ़ा दोस्त? विशेषण के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रिया पढ़ा। क्रिया पढ़ा। क्रिया के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्रिया के बाद काल पढ़ा। काल के बाद दोस्त वाच्य पढ़ा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। ये अगर एक क्वेश्चन मित्र पूछा जाता है निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, तो विकारी शब्द यही हो गए आपके। 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन आप देख ही रहिए, 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है अभिकारी शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसके जो शब्द विचार के हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? अव्यय पढ़ेंगे, जिसे अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ हाँ वर्ण विचार में एक और 3 अंग होते हैं ना। एक वाक्य विचार हो गया। तीसरा क्या होगा? वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार उसे कहा जाता है जहाँ वाक्यों का अध्ययन हो, उसे वाक्य विचार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ शब्दों का हो तो यहाँ शब्द विचार कहा जाता है। तो आइए दोस्त, हम लोग जो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 4 पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इसके बाद दूसरा भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भेद क्या था? दूसरा भेद था कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पर उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम इसी के पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही है, अविकारी शब्द। अविकारी या अव्यय। हेडिंग डालिए, अविकारी या अव्यय। अविकारी या अव्यय किसे कहते हैं?
अव्यय जो है एक अभिकारी शब्द है, पहला लिखे पॉइंट पे। अव्यय एक अभिकारी शब्द है। डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि के बदलने से उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? जैसे राम कल जाएगा, एग्जाम्पल लिखिए, राम कल जाएगा। अब बताइए, यहाँ राम कल जाएगा, अव्यय कल है यहाँ। अब कल को आप लिंग से जो है, अगर आप जिस शब्दों में लिंग वचन कारक के पुरुष आदि के बदलने से उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अब आप यहाँ जाएगी कर दीजिए, यहाँ राधा कर दीजिए, तो इस अव्यय पे कोई परिवर्तन इफेक्ट पड़ेगा? लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि के बदलने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे जो है अभिकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ कल पे आप कर दीजिए, चाहे यहाँ राधा कर दीजिए, चाहे जाएगी कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ। आप क्लियर हुआ इतना बात? अभिकारी शब्द किन्हें कहते हैं? तो क्लियर हो गया इतना बात। आइए, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अव्यय के कितने भेद होते हैं? हम लोगों के क्या पढ़ना है दोस्त? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। उन्हें हम लिखेंगे आज। अव्यय कौन कौन भेद होता है? पहला क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा आपका क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय के भेद लिखिए। अव्यय या अभिकारी शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? अव्यय या अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 4। कौन कौन होते हैं? लिखिए। पहला, इसके बाद दूसरा लिखेंगे, तीसरा, इसके बाद चौथा, एक और आ जाएगा, निपात आ जाएगा। ठीक, तो निपात जो है अव्यय नहीं होता है दोस्त, उसको आप अव्यय में नहीं गिन सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? तीसरा आ जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा क्या आ जाएगा मित्र? विस्मयादि बोधक अव्यय। याद बोधक अव्यय। क्लियर हुआ इतना बात? क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं जिस शब्द में क्रिया की विशेषता बताई जाए, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। जिस शब्द में क्रिया की विशेषता बताई जाए
उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्लियर हुआ? जिस शब्द में क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। 1 2 3 4। पहला क्या होगा? लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहले लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जो चौथा क्या हो जाएगा? रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर हुआ? स्थानवाचक कहाँ हुई? इसका आप चिन्ह लिखिए। कहाँ हुई क्रिया? मतलब कहाँ हुई? जिस शब्द में स्थान का बोध हो, स्थान क्रिया मतलब स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक समय का बोध हो। कब हुई? कब? जिस शब्द में समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कब हुई? कितनी हुई? कितनी हुई? और रीत में किस प्रकार हुई? ऐसे जैसे तैसे क्या आ जाएगा? रीत में कितनी किस प्रकार हुई? किस प्रकार हुई? क्लियर? देखिए क्रिया विशेषण बारे में आप क्लियर हो गए। क्रिया विशेषण उसे अव्यय उसे कहते हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में दे देते हैं, आपका यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे राम मंद मंद हंस रहा है। अब यहाँ हंसना क्रिया है। हंसना आपका क्रिया है। यहाँ हंसना क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे हंस रहा? वो मंद मंद हंस रहा है। तो क्या हो गया? अब क्रिया की जिस शब्द में क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? ठीक है। तो और इसको आप इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं मुख्यतः। कितने भेद होते हैं मुख्यतः? 13 भेद होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय से कहते हैं, लिखिए आप, जो शब्द, जो ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा के साथ मिलकर किसी दूसरे वाक्य में उसके जो है संबंध बताए उसे जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? जो ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा के वाक्य में प्रयोग होने से वाक्य दूसरे में संबंध स्थापित करे उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद जो होते हैं कितने होते हैं? 13 होते हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, जो है परिमाणवाचक, इसमें भी आएंगे, करणवाचक, ये सब इसमें आएंगे। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में एक क्लास ले आएंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे मित्र, ताकि जो है क्वेश्चन ज़्यादा मतलब जो है इसको हम डिजिटल बोर्ड में हम लोग सीखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जाए। पूछा जाता है कि संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो UPSSC में 13 भेद माना गया है, और किसी बुकों में देखें तो कहीं कहीं 14 मिलता है, लेकिन हमको UPSSC के अकॉर्डिंग चलना है, तो कितना होगा? तो 13 हो जाएगा। ठीक है। संबंध बोधक। आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के पास। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है। क्लियर? इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। एक समानाधिकरण,
समानाधिकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, व्याधिकरण। व्याधिकरण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसके व्याधिकरण के 4 भेद होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं बुकों में 5 के जगह 4 भेद इसके भी माने जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है समानाधिकरण अव्यय जो है मतलब किस अव्यय का भेद है, किसका भेद है। तो आप क्या बताए थे, वहां ऑप्शन में क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय का जो है समानाधिकरण अव्यय जो है भेद है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब इसमें भी 2 वाक्यों को मिलाने वाले अभिकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक उसे कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग वचन जिन शब्दों में गुण भाव शोक मन के भाव को प्रदर्शित हो, का रूप के प्रदर्शन हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्त, विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं। 7 भेद होते हैं, जैसे हर्षवाचक हो गया, सुख हो गया, तिरस्कार हो गया इत्यादि के बारे में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ये आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लास है मित्र। इतना हो गया। इसके बाद हम एक और बढ़ते हैं। कृदंत आता है, कृदंत आता है। इसके बाद में कृदंत अव्यय कितने भेद होते हैं, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, कृदंत अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, कृदंत अव्यय के 4 भेद होते हैं। देखिए आप हेडिंग डालिए, कृदंत अव्यय के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। क्लियर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या हो जाएगा हमें, तो पहला कृदंत अव्यय के 4 भेद में कौन आ जाएगा, पहला पूर्वकालीन कृदंत अव्यय। पहला लिखिए पूर्वकालिक कृदंत अव्यय, तत्कालिक कृदंत अव्यय और पूर्वकालिक क्रियाघोतक अव्यय और तात्कालिक क्रियाघोतक अव्यय। क्लियर हुआ, चारों पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पूर्ण क्रियाघोतक हो गया, तात्कालिक इसे कहें, नहीं तो जो है अपूर्ण कर ले, बात एक ही हुई दोनों। तो क्लियर हुआ। कृदंत अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। एक पूर्वकालीन कृदंत अव्यय, दूसरा क्या होता है तात्कालिक कृदंत अव्यय, और तीसरा क्या होता है पूर्वकालिक क्रियाघोतक, और चौथा क्या होता है अपूर्ण क्रियाकालिक जो होता है घोतक। ये पूछा गया है, जिसके कितने भेद होते हैं। बोला था निम्न में से कौन सा जो है कृदंत अव्यय का भेद नहीं है। तो आप जो है इसको भेद को चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, बाकी इसी तरीके से आप जितना आज के बारे में बताए हैं, कल के वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, इनके 13 भेद को बारे में समझेंगे, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका आने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 को भेद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समुच्चय के जो होते हैं दोनों के भेद जो होता है, एक समानाधिकरण और व्याधिकरण, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। और मित्र निपात आ जाता है। निपात उसे कहा जाता है, निपात के कितने भेद होते हैं वो भी अगली क्लास में हम कवर करेंगे। निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। जिसका निपात उसे कहा जाता है जिसका लिंग वचन अपना अपरिवर्तित उनका कोई वो नहीं रहता। वो किसी वाक्य में मिल करके किसी शब्द के और जो है अस्पष्टता लाते हैं। निपात का काम यही है, किसी शब्द में मिल करके शब्द के वाक्य में और अधिक अस्पष्टता ला देना निपात कहलाता है। निपात लिंग वचन अपरिवर्तित रहता है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। ये शब्द में मिल करके वाक्य में मिल करके वाक्य में और अधिक स्पष्टता लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। निपात के कितने भेद होते हैं, निपात के 9 भेद होते हैं। उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिजिटल बोर्ड पे मित्र बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना।
ठीक है मित्र, अगर क्लास पसंद आई होगी तो मित्र लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।